दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 25 लेकर के उपस्थित हैं और आज की हमारी जो 25 नंबर सीरीज है ये मैथ की सीरीज है जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये JMRC बेस्ड एग्जाम बेस्ड सीरीज है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो बात कर लेते हैं पोस्ट जो मेंटेनर से रिलेटेड है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर जिसमें मैथ के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसी बेस्ड एग्जाम पे ये 10 क्वेश्चन है। वैसे ये मैथ के लिए इम्पोर्टेंट जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पटवारी, LDC, ग्राम सेवक, बैंक, SSC, CGL और अन्य एग्जाम के लिए। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन फर्स्ट में यदि दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 45 है तो अंकों का योग 9 है तो मूल संख्या क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 45 है इसमें हमारे पास जब अंकों से पलटने से बनी संख्या का अंतर, और यदि हमें अंतर ज्ञात करना होता है तो यहाँ पे 45 और इस 45 में 9 का भाग देना होता है। इस योग वाले 9 का नहीं, इसमें 9 का भाग कि जब अंकों से पलटने से बनी संख्या होती है और उस संख्या का, तो यहाँ पे संख्याओं के बीच के अंतर बटे 9। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हम 9 का भाग क्यों देते हैं। तो सबसे पहले तो माना वह संख्या बराबर में 10a प्लस b है। माना वह संख्या 10a प्लस b है। तो यहाँ पे हमारे पास वो माना वह संख्या 10a प्लस b है। और अब आगे हमारे पास जो संख्या, इस संख्या में यहाँ पे हम बात करेंगे अंकों की स्थिति बदलने पर। अंकों की जब स्थिति हम बदलेंगे तो वो संख्या हमारे पास हो जाएगी 10b और प्लस में a हो जाएगा, 10b प्लस में a। इस प्रकार से अब प्रश्नानुसार बात करें तो यहाँ पे पहले जो संख्या है वो 10a और प्लस में b पहली संख्या है। और अगर इसको अंतर किया जाए तो संख्या को जब अंकों को पलट दिया जाए तो ये 10b प्लस में a हो जाएगी और बराबर में होना चाहिए 45 का अंतर। अब 45 का अंतर होना चाहिए तो आगे हमारे पास ये जो संख्या ये 10a और प्लस में b और आगे माइनस, यहाँ पे हमारे पास 10b और प्लस में a और बराबर में 45। और अब जब इस संख्या को हम करेंगे तो ये 10a प्लस b और ये माइनस ये 10b और ये माइनस हो जाएगा a और बराबर में हो जाएगा 45। अब यहाँ पे ये 10a है और इधर ये a आकर के ये 9a बच गया और आगे ये माइनस का, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 9b हो गया और बराबर में 45। अब आगे हमारे पास यहाँ पे a और माइनस b बराबर में 45 और ये 9 बटे में आ गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 45 है ये तो हमारा अंतर है और ये 9 का भाग देना होता है। जब भी आपसे पूछें कि दो अंकों और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो आपको उन संख्या में से कि संख्या कौन है तो वो पहले आपको 9 का भाग देना है। तो अब हमारे पास जो अंकों से पलटने से संख्या बनी है तो उसका अंतर, तो अंतर हमारे पास है 45 और 45 में 9 का भाग दिया तो ये हमारे पास हो गया 5।
आगे आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी और बराबर में 5 की संख्या का जो अंतर है वो 5 आ रहा है। ये समीकरण हमारे पास हो गया एक। दूसरा a प्लस बी बराबर में 9 कि ये आपको यहाँ पे बताएगी कि संख्या के अंकों का योग 9 है। a प्लस बी अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 9 होता है। और अब हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये a माइनस बी बराबर में 5 और a प्लस में b बराबर में 9, और इस समीकरण को जोड़ने पर तो यहाँ पे ये प्लस माइनस के यहाँ चले गए, यहाँ पे हमारे पास 2a बराबर में 14 हो गए और 2a बराबर में 14 और इस a को बाहर निकाला तो ये 14/2 बराबर में 7। यहाँ पे a बराबर हमारे पास आ गया 7, यानी a हमारे पास जो भी है 7 हो गया। अब a का मान हम समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ पे हमने a का मान है वो समीकरण में रखा, तो यहाँ पे 7 प्लस b और बराबर में हो गया हमारे पास 9। किसी समीकरण में रख सकते हैं आप। इस b को बाहर निकाला तो ये 7 और माइनस 9 माइनस 7 बराबर में 2। अब b का मान हमारे पास आ गया 2, b बराबर में हो गया 2। अब हमारे पास जो संख्या है, एक तो a है, a बराबर में हमारे पास 7 और b बराबर में हमारे पास है 2। तो अतः कह सकते हैं कि वो जो संख्या है मूल संख्या वो है 72। मूल संख्या 72 है। और अब हम देखेंगे कि मूल संख्या 72 कैसे है। यहाँ पे हमारे पास 72 है और 72 को जब हमने अंकों को परिवर्तन किया तो ये हमारे पास बन गया 27। तो यहाँ पे इसको दोनों का अंतर कितना हो गया, ये 45, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 45। और इन दोनों अंकों का योग 72, तो 7 प्लस 2 बराबर में होता है 9। तो वह संख्या हमारी है 72। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, उसमें हमारे पास होते हैं ये 9। ये हमारे पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इस बड़ी संख्या में से हमें पूछा है कि ये पूर्ण वर्ग है कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो आइए हम पहले तो क्या करते हैं, 9 9 9 और 9, ये हमारे पास 5 संख्या होगी, इनके 2 जोड़े बन गए। और यहाँ पे हम इसको करते हैं, पहले हमारे पास 3 है, इस 3 के लिए 3 से करेंगे तो 3 इंटू 3 और ये बन गया हमारा 9। और सबसे पहले हमने जो भाग दिया है वो दे दिया इसमें 3 का। और अब ये 3 और 3 ये बन गए 6 और इधर हमारे पास ये 3 से 3 और ये हमारे पास एक पहला जोड़ा नोट कर लिया 99 का। तो अब ऊपर से यहाँ पे हमारे पास ये है, तो इसको 1 से करके 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 61 एकम 61 हो गया और एक बार हमने कर दिया। तो अब 61 और जब इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएंगे 38। हमने दूसरा जोड़ा 99 का नोट कर लिया यहाँ पे। और आगे इसमें जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 6 हो गया और 1 को 1 में जोड़ दिया तो ये हमारे पास बन गए 62। ये हमारे पास 62 बन गए और 62 के यहाँ पे हमने इसको 6 से गुणा कर दिया। इसको हमने 6 से गुणा कर दिया और जब 6 से गुणा किया तो ये यहाँ पे हमारा 6 और 6 से गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 37 56। ये 37 56 हो गया हमारा और ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये 316 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये 6 में से 9 में से 6 को घटा दिया 3 हो गया, फिर 9 में से 5 गए
तो ये 4 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, 3 से 3 बचेगा नहीं। ये 143 हो गया हमारे पास शेष में, और ये 216 हमारे पास जो संख्या है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो संख्या थी, ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, और अगर हम इसमें से 143 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 6, ये 6 हो गया, इधर ये हमारे पास हो गया 5, ये हो गया 8, और आगे हमारे पास ये 9, ये 9 पड़े हैं। अब 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे पास हो गई है 99,856। 99,856 ये 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, और ये है 316 की। 316 की ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि इस संख्या का वर्ग निकालना है, और वर्ग निकालने के लिए जो भी बचेगा उसको हम घटा लेंगे, वो संख्या आ जाएगी और वही संख्या होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करते रहें। और क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में एक टेलीविजन को 1470 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी बेचने वाले को। तो बताओ टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य 1470 रुपये है और हानि हमारी 30% है, तो आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कि माना क्रय मूल्य बराबर में x, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है, और हमारे पास विक्रय मूल्य तो यहाँ पे बराबर में ये हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस में हानि। तो अब क्रय मूल्य हमारे पास में जो दे रख माना है हमने 100, और हानि हमारे पास है 30, तो विक्रय मूल्य हो गया 70 रुपये। विक्रय मूल्य 70 रुपये हो गया। अब हम वास्तविक विक्रय मूल्य बराबर में हमारे पास है 1470 रुपये। वास्तविक विक्रय मूल्य हमारे पास 1470 रुपये है, और अब हमें ज्ञात करना है, जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी हानि, और गुणा में हमारे पास हो जाएगा जो वास्तविक विक्रय मूल्य दे रखा है, वास्तविक विक्रय मूल्य। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो ये हमारे पास जो क्रय मूल्य वो 100 है, हानि हमारे पास 70 है, और जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो 1470, क्योंकि 1470 में बेचा है। इस जीरो से इस जीरो को कट करेंगे, ये 7 दूए 14 और 7 एकम 7, 21 को 100 से गुणा किया तो 2100 रुपये आ गया, और 2100 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। 2100 उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इसको अगर हम चेक करना चाहे तो 2100 का 30%, 2100 का 30% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, और 21 को किया तो 21 ये हो गया 63, ये 630 रुपये हो गया। और ये 630 रुपये जब हम 2100 में से घटाएंगे 630 रुपये, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1470 रुपये। कि 2100 पर 30% की हानि होने पर वो 1470 में बेचा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य केवल 2100 रुपये है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी के साथ में आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर के व्यापारी 30% का लाभ कमा लेता है। कि एक व्यापारी है वो 20% की छूट दे देता है अंकित मूल्य पर, फिर भी वो 30% का लाभ कमा लेता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है, तो व्यापारी उस वस्तु को कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पे खरीदी थी, तो खरीदने का ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास 20% है छूट, 20% छूट है। और जो लाभ है ये लाभ है 30%, लाभ 30% है। और अंकित मूल्य है 2600 रुपये। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास अब वस्तु, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है रेडियो का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 2600 रुपये है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य, यहाँ पे हमारे पास छूट दी गई है 20, तो ये हो गया 80। और बटे में लाभ कितना है, लाभ 30 दिया तो 130, और जो अंकित मूल्य है वो 2600। इस 10 को 10 से कट कर दिया और इसको किया तो ये 13 दुए 26, और ये हमारे पास बच गया 20। और इस 20 को 80 से किया तो ये 8 दुए 16 और 2 0, 1600 रुपये है उसका क्रय मूल्य। कि उस रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 1600 रुपये है, जिसमें से अंकित मूल्य 2600 रुपये है। 20% की छूट देने के बाद में भी 30% का लाभ कमाया जा सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि 3 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज दर से मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 782 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। कि कितनी राशि उधार दी गई है जो 5% की दर से 3 वर्ष बाद जी मूलधन और ब्याज का अंतर करे तो ये 782 रुपये रह जाता है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे समय हमारे पास है 3 वर्ष, समय बराबर में है 3 वर्ष, और दर है वो 5%। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। और माना मूलधन बराबर में x रुपये, मूलधन x रुपये है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बटे में इसके 100 होता है। मूलधन हमारे पास है x, समय हमारे पास 3 वर्ष, और दर हमारे पास है 5, और बटे में 100। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 20 5 100 20 हो गया, और ये हमारे पास 3x बटे में 20 हो गया। 3x बटे में 20 हो गया। इसका जो ब्याज है या मिश्र धन है ये जो हमारे पास, अब इसको करना है कि आगे हमें अंतर के लिए, तो यहाँ पे इसका ब्याज हो गया। और मूलधन हमारे पास था x, और यहाँ पे हम करेंगे कि मूलधन वह ब्याज का अंतर बराबर में 782। मूलधन व ब्याज का अंतर 782 है। तो अब हमें अंतर करने के लिए मूलधन हमारे पास x माना था, और ब्याज हमारे पास 3x बटे में 20, 3x बटे 20 है। तो इसको एक करके यहाँ पे हमने 20 एलसीएम किया, तो ये हमारा 20x हो गया माइनस ये 3x, तो ये हमारे पास 17x बटे में 20 हो गया। 17x बटे 20 हो गया। ये तो हमारे पास 17x बटे 20 हो गया, और बराबर में कितना होना चाहिए, तो ये 782 होना चाहिए। कि इन दोनों का जो अंतर है ये 700, तो इसके बटे में 1 करके इसको वज्र गुणा कर लेंगे, और वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 17x, और बराबर में हमारे पास ये 15,640 हो गया। 15,640 हो गया। जब x को बाहर निकाला तो 15,640 और बटे में आ गया 17, और इन दोनों को जब कट किया 17 का इसमें भाग दिया तो ये गया 920, और यहाँ पे x बराबर में आ गया 920।
आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन 920 रुपये है। 920 रुपये का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो कि 5% की दर से, मूलधन और ब्याज का अंतर हो जाएगा 782 रुपये। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में कि 3600 रुपये की धनराशि 10% की ब्याज दर से उधार दी जाती है। 3600 रुपये और 10% की दर से उधार दिए जाते हैं। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे में 100 और यहाँ पे पावर समय और माइनस मूलधन। तो मूलधन हमारे पास है 3600 रुपये, क्योंकि उधार है वो 3600 रुपये दिया गया है, और गुणा में 1 प्लस दर है 10 और बटे में 100 और पावर समय दिया गया है 2 वर्ष और माइनस मूलधन दिया गया है 3600 रुपये। अब जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसके बटे में 1 करके ये 100 का लघुत्तम लिया, तो ये हमारे पास हो गया 100 और प्लस में 100 का 100 दिया तो ये 10 हो गया। तो ये संख्या हमारे पास आ गई, गुणा में 3600 है और यहाँ पे ये 110 बटे 100। जब हमने ब्रैकेट को खोला तो 110 बटे 100, क्योंकि पावर 2 है और माइनस में हमें करने हैं 3600, मूलधन था माइनस में। अब जब इस संख्या को हमने कट किया तो ये संख्या यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया और इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब आगे हमारे पास ये संख्या 36 इंटू 11 और माइनस में है हमारे 3600। इन तीनों को गुणा करके हमें 3600 घटाने हैं और इन तीनों को गुणा किया तो ये हमारे पास 4356 और माइनस में हमारे जो मूलधन 3600 है इसको घटाया तो ये 756 हमारे पास आ गया, और ये हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 756 है। अब आपको क्या करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है। तो सरल ब्याज ज्ञात करेंगे तो सरल ब्याज में आपका होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में 100 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन हमारा 3600 रुपये है, समय हमारे पास 2 वर्ष है, 10% दर है और बटे में 100 है। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया, 36 को 2 से किया तो 36 दुए हो गया 72 और 72 के आगे हमने जीरो जो 10 से गुणा किया तो ये 720 हो गया साधारण ब्याज। अब आपसे ये पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका है 756 और सरल ब्याज है आपका 720। अंतर आपके सामने, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, बराबर में 36 रुपये। 3600 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये है। इस प्रकार के क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 1 वर्ष का अंतर कोई नहीं होता है, 0 होता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या 7 में 20 खिलाड़ियों का औसत भार 12 है। 20 खिलाड़ियों का औसत भार 12 है और पहले 12 खिलाड़ियों का औसत भार 11 है और पहले 12 खिलाड़ियों का औसत भार 11 है तथा अगले 7 यहाँ पे 7 खिलाड़ियों का जो औसत भार है वो 10 है। तो अंतिम खिलाड़ी का भार क्या होगा कि टोटल आपके पास खिलाड़ी है वो 20 है, लेकिन पहले जो 12 खिलाड़ी है उनका भार 11 है और जो आगे 7
जो खिलाड़ी है उनका औसत भार 10 है। तो अब अंतिम खिलाड़ी का भार क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कुल भार कुल भार हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 12 और ये हमारे पास हो गया 240। अब 240 किलो भार हो गया और यहाँ पे हमें दिया गया है प्रथम 12 खिलाड़ियों का प्रथम 12 खिलाड़ियों का भार हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 11 बराबर में 132 किलोग्राम। प्रथम 12 का जो भार हो गया 132 किलोग्राम। और आगे हमें ये बताया गया है कि जो अगले 7 खिलाड़ी हैं उनका भार है 10 किलोग्राम। तो औसत 10 है तो इनका जो भार है वो 70 किलोग्राम हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल ये 12 खिलाड़ी हो गए और ये 7 खिलाड़ी हो गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 19 खिलाड़ियों का भार 19 खिलाड़ियों का भार पहले हमारे पास 132 प्लस में 70 और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 202 किलोग्राम आ गया। और अब आपसे ये पूछा है कि अंतिम खिलाड़ी का भार जो अंतिम खिलाड़ी का भार तो अंतिम खिलाड़ी का भार तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 20 खिलाड़ियों का भार और माइनस 19 खिलाड़ियों का भार। तो हमारे पास यहाँ पे 20 खिलाड़ियों का भार है वो 240 है और 19 खिलाड़ियों का भार है वो 202 है। इनको घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया। इन दोनों का भार को जब घटा दिया तो ये हमारे पास 38 आ गया। अंतिम खिलाड़ी का जो भार है वो 38 किलोग्राम हो गया क्योंकि पहले 20 खिलाड़ियों का जो कुल भार है वो 240 हो गया और 12 खिलाड़ी और 7 खिलाड़ी जो अलग अलग औसत दे रखा है उसके अनुसार उनका भार होता है 19 खिलाड़ियों का भार 202 किलोग्राम होता है। अब एक का निकालना है तो दोनों को घटा देंगे जो 38 किलोग्राम हो गया। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में 8800 रुपये 8800 रुपये राम श्याम और हरि को क्रमशः 1/4 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटने हैं तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है? श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया राम, ये हो गया श्याम और ये हो गया हरि। ये तीनों का अनुपात यहाँ पे राम का अनुपात है वो 1/4 अनुपात, श्याम का 1/2 और हरि का 1/6। इन तीनों को पहले तो हम करेंगे तो एलसीएम से। तो ये हमारे पास हो गया 24 हो गया। 4 का 24 में भाग दिया तो 6 और 6 को 1 से किया तो ये 6 हो गया अनुपात। फिर इस 2 को किया 24 से तो ये 12 हो गया और 12 को 1 से किया तो 12 और 6 को 24 से किया तो 4 हो गया, 1 को 4 से किया तो 4। अब हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास हो गया राम श्याम और हरि। ये राम अनुपात श्याम अनुपात हरि। राम का अनुपात 6 हो गया, श्याम का अनुपात 12 हो गया और हरि का अनुपात 4 हो गया। इस अनुपात को तो अब हम क्या करेंगे? इस अनुपात को ये करते हैं तो ये 3 दूये 6 और ये 6 दूये 12, ये 2 दूये 4। ये सभी 2 से कट रहे हैं 2 की टेबल से। तो अब हमारे पास अनुपातों का योग करें तो 3 + 6 + 2 और ये हमारे पास हो गया 11। ये हमारे पास अनुपातों का योग हो गया 11। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि श्याम का हिस्सा ज्ञात करें। तो श्याम का भाग या कह सकते हैं श्याम का हिस्सा। जब श्याम का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो श्याम का अनुपात और बटे में कुल अनुपात गुणा कुल धन। तो यहाँ पे हमारे पास श्याम का अनुपात हमारे पास है 6 और कुल अनुपातों का योग तो कुल अनुपातों का योग हमारे पास है 11 और
जो कुल धन है वो हमारे पास है 88। तो अब इस 11 से कट करेंगे तो 11 आठे 88, ये हमारे पास हो गया 800, और 8 को किया तो ये 6 आठे 4800। तो यहाँ पे शाम का धन हो गया 4800 रुपये। अगर हमें ये चेक करना है कि कैसे हो गया, तो अब हमारे पास जो 800 रुपये है और 800 इंटू शाम का अनुपात हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास 4800 रुपये हो गया। और 800 राम का अनुपात हमारे पास 3 है, तो 8 दिए 2400 हो गया। और जो हरी है, हरी का अनुपात हमारे पास 8 इंटू अनुपात 2 है, तो ये 16 हो गया। और इन सभी को जोड़ने पर हमारे 88 बनते हैं। ये 8 और 6 14 और 4 ये 8 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 4 3 7 और 1 8, ये टोटल हमारा 8800 बनता है। तो इस प्रकार से किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है श्याम का हिस्सा 4800 रुपये है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में 30 मजदूर एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो 50 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि 30 मजदूर 15 दिन में कोई दीवार बना देते हैं, तो 50 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मजदूर और इधर हम करेंगे दिन। मजदूर, अब हमारे पास स्टार्टिंग में है 30 मजदूर और दिन लगाते हैं 15, कि 15 दिन में काम कर लेते हैं। अब आगे ये पूछा गया है कि 50 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, तो x दिन में काम करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें ये जो मजदूर या जो आदमी होते हैं उसका तीर नीचे करते हैं और इसका तीर ऊपर करते हैं। बड़ी समस्या हो जाएगी, ध्यान रखना कि इसी प्रकार से होना चाहिए। और मोस्टली हम क्या कह सकते हैं, इसको यू करेंगे। क्या करेंगे, इसको यू कहेंगे कि ये मजदूर की तरफ से आकर के दिन की तरफ ऊपर जाएगा। इसको हम यू भी कह सकते हैं, यू की तरफ ये चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों और ये दोनों, तो सबसे पहले 30 अनुपात में 50 और समानुपात में हमारे पास है x और 15, x और 15 है। अब इसमें क्या होता है कि ये बाह्य पद और मध्य पद होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मध्य पद हो गया ये और बाह्य पद हो गया ये दोनों। बाहरी पद और मध्य पदों का गुण करना है, तो यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो ये हमारे पास 50 अनुपात में x हो गया, या हम कह सकते हैं 50 गुणा x हो गया, और बराबर में हमारे पास 30 गुणा ये 15 हो गया। अब इस x को हमने बाहर निकाला तो ये 30 गुणा 15 तो इधर पड़े हैं, और ये 50 इनके बटे में आ गया। 1 0 से 1 0 को काट दिया और इसको कट किया तो ये 5 दिए 15 3 से हो गया, और ये 3 दिए हो गया 9। तो यहाँ पे x बराबर में आ गया 9 कि 30 मजदूर किसी दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो 50 मजदूर उसे 9 दिन में तैयार कर सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इसका। और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में एक आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, आपको पूछा गया है विकिरण की लंबाई। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप विकिरण की लंबाई ज्ञात करेंगे, आयत का विकिरण और आयत के विकिरण की लंबाई, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी विकिरण का स्क्वायर, और यहाँ पे लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लंबाई है 8 और 8 की स्क्वायर होगी, प्लस चौड़ाई 6 और 6 की स्क्वायर होगी। इधर हमारे पास ये विकिरण पड़ा है, विकिरण की स्क्वायर होगी। तो आगे यहाँ पे विकिरण की स्क्वायर, और इसको किया तो ये 8 8 64 और प्लस किया ये 6 6 के 36, और इन दोनों को प्लस किया तो ये 100 हो गया। इधर विकिरण है,
इधर से जैसे स्क्वायर हटाए तो इधर इसके रूट लग गया, और इसका अंडरूट तो ये हमारे पास हो गया 10 मीटर की। 100 का जो अंडरूट है 10 मीटर हो गया। और आपसे पूछा गया था विकिरण की लंबाई क्या है, तो विकिरण की लंबाई होगी 10 मीटर। जो आयत की लंबाई 8 और चौड़ाई 6 मीटर थी, उसके विकिरण की लंबाई 10 मीटर हो गई। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।